हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों का सैंपल पेपर जो केवीएस के बच्चे हैं। सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मैं आपको आज कराऊंगा केवीएस के सैंपल पेपर क्लास 9 के, ठीक है। तो आइए करते हैं केवीएस के क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के होंगे। थोड़ा सा इसके थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। सही है ना? दिख रहा होगा? क्या ये विजिबल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ विजिबल है, ठीक है। आइए, ये देखिए, पहले पहला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि इस चैप्टर में आपको जो जो चैप्टर आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है कुछ केवीएस के बच्चों को, कि इसमें जो चैप्टर आ रहे हैं वो कौन है? एटम मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। इस टर्म में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं बताइए। और आप सभी को सबसे पहले आज आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्लास। 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं मैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, राइट। आप लोग जितने भी केवीएस के बच्चे हैं, सभी लोग जो जो लोग देखेंगे, प्लीज अपने अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, देखिए, आप लोगों के जो इस टर्म में PT3 है ना शायद। हाँ, PT3, ये जो PT3 का पेपर होने वाला है आप लोगों का, क्या PT3 का, तो PT3 में जो सिलेबस है, ये क्या आने हैं सिलेबस है। उसमें पहला एटम मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका साउंड, साउंड आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। थर्ड आपको आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और फोर्थ है आपका क्या? वर्क एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है ना। ये 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको ये सैंपल पेपर भी मैं करवा देता हूँ और डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में करवा दूंगा आपको। हो सकता है एक क्वेश्चन से सारे लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। देखते जाना आप लोग, बस कंटिन्यू बने रहिए। ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, अपने आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। तो सिलेबस पे आते ही थोड़ा सा इसकी थिकनेस को बढ़ा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, सही है। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डाल्टन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है डाल्टन्स की थ्योरी है जो करेक्ट है, जो ट्रू, क्या बोला है, ट्रू है ना। तो चलिए देखते हैं, तो कौन सा थ्योरी है जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है दे रखा है कि एटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल। क्या एटम्स को तोड़ा? डाल्टन ने क्या बोला था सबसे पहली चीज? डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। पहली थ्योरी उन्होंने क्या बोला था? डाल्टन ने क्या बोला था कि मैं जो ऑल मैटर्स, ऑल मैटर्स, पहले मैं बता देता हूँ थ्योरी को, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके एक्सप्लेनेशन में मैं पहले बता देता हूँ और आप खुद आंसर दोगे कि क्या होता है, ठीक है ना। ऑल मैटर्स इज मेड
is made of very very tiny particles. ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या बताया था? सेकंड उन्होंने बोला था कि एटम आर इनविजिबल। एटम्स आर क्या होते हैं? एटम्स आर इनविजिबल। इनविजिबल मतलब नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे, ठीक। इनविजिबल मतलब कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई। तीसरा अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल है ना, जिसे हम लोग डिविजिबल इसको बोलते हैं, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल है ना, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, राइट। और चौथा है, फोर्थ उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट element has different mass, different mass, ठीक है ना। अब आप ही बताओ आंसर यहाँ पे क्या लिखा है? एटम्स जो है ये क्या है बताओ आपको? डिस्ट्रक्टेबल मतलब तोड़ा जा सकता है, जो विजिबल ही नहीं है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। एटम्स आर सेम एलिमेंट है सेम डिफरेंट मासेस, ये बताओ एक एलिमेंट के कभी डिफरेंट मास हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सोडियम है और सोडियम का दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो क्या उसके मास बदल जाएंगे? नहीं ना, तो ये गलत हो गया ये भी। एटॉमिक बोला है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म होल नंबर रेशियो, दिस इज योर राइट आंसर। उन्होंने ये भी एक बताया था कि जो एटम्स कंपाउंड होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं जो क्या करते हैं, ये फिक्स रेशियो में होता है, वो क्या होते हैं? फिक्स रेशियो में, मतलब फिक्स होल रेशियो में। जैसे मैं बोलूं कि सोडियम Na+ और O-2, अब ये बनेंगे कंपाउंड जो अगर बनाएंगे ये फिक्स होल नंबर में बनेगा, जैसे Na2O, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना है? एक फिक्स रेशियो प्रोपोर्शन में बनेगा। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल एक और H2O का आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रोपोर्शन में बनेगा, तो बाई मास अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन 1:8 में बनता है, राइट। तो ये है एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो भी करता है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहले का आंसर क्या हुआ? सी, ठीक है। आ जाओ सेकंड पे। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, है ना, बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लिए होगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से देखना। देखो इसको पहले डिलीट कर लो फिर इसके बाद अच्छा देखो, ये देखो जब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको देखो मॉलिक्यूल्स की टाइप अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, सबसे पहली चीज इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स 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 क्या होते हैं? ये फॉर्म होते हैं किससे? मोर देन टू एटम्स। फॉर्म किससे होते हैं? दो एटम से मिलकर बनते हैं। अब ये एटम्स जो होते हैं सेम भी हो सकते हैं, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल सर बता दो, Cl2O2 S8, ठीक है, राइट। और डिफरेंट अगर होंगे तो जैसे H2O, इसमें कौन कौन से हैं? दो। कौन कौन से दो ही डिफरेंट हैं? एक H और एक ऑक्सीजन, राइट। मैं बोलूँ CO2, इसमें कौन से हैं? कार्बन है एक और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिलकर के बने तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, बने मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन एक ही प्रकार के इसमें क्या है, ध्यान से देखो, Cl और ये भी Cl, दो बने ना, इसमें 8 बने होंगे सल्फर के कितने एलिमेंट होंगे? ऐसे 8 होंगे, डॉट 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 कितने होंगे? 8 होंगे ऐसे। तो सेम काइंड ऑफ एटम से मिल करके अगर बनता है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिल करके जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम ऑफ, इसे हम क्या बोलेंगे?
एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ एलिमेंट, इसी को बोला जाता है एटम ऑफ एलिमेंट। अभी आगे बात करूंगा मैं इसके बारे में कि एलिमेंट किसको बोलते हैं। अगर सिंगल काइंड ऑफ एटम अगर इन्वॉल्व हो तो उसे हम जिस जो एक ही प्रकार के एटम से बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स, राइट। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन कि अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे बोला जाता है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये अब आपको भी खुद ही बताओ कि पूछा है एटम ऑफ एलिमेंट, तो ये बताओ इसमें तो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये डिफरेंट हो गए। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी डिफरेंट हो गए। इसमें Na और Cl है, ये भी डिफरेंट हो गए। इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला, सेम काइंड ऑफ हो तो वो एटम ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। ठीक है, बोल रहा है कि विटामिन ए और विटामिन के रिच किसमें होते हैं, किसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखना, जितने भी एग होते हैं पोल्ट्री फार्म के जितने भी होंगे वो सभी के सभी होंगे, पोल्ट्री फीड जितने भी होते हैं सभी आपके विटामिन ए रिच। अच्छा, आगे की बात करते हैं। अगर क्रॉप राइस की बात करें तो क्रॉप राइस में विटामिन थायमिन ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट देखो, पैरासाइटिक जो होता है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ विटामिन ए। रेजिस्टेंस ऑफ, इसका मेन रोल क्या होता है, ये विटामिन ए को अगर कोई इंटेक कर रहा है विटामिन ए तो उसको रेजिस्ट करता है वो, ठीक है ना, याद रखना। और मेन्योर में तो सभी लोग जानते ही हो कि मेन्योर में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, अमोनिया, अमोनिया। तो ये तो ऐसे ही मेन्योर दे दिया गया है, ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। चलिए, तो आपको ये पता चला है कि इसका आंसर कौन सा राइट है, बी आंसर राइट है इसका, बी जो है राइट आंसर है। अब यहां से देख लो, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, देख लो। इसको भी रफ कर देता हूं, ठीक है। और फ्रेश में आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर कौन सा राइट है, इसका आंसर है राइट सी, इसका सी आंसर राइट है, इसका आपका सी आंसर राइट है, इसका आपका कौन सा राइट है, बी आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताया, मैंने ध्यान से देखते जाना आप लोग, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि साउंड ट्रेवल इन इफ इज एयर, इफ बोल रहा है साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ, साउंड अगर ट्रेवल होता है तो वो किसके कारण होता है, साउंड जो प्रोपगेट करता है वो किसके कारण। तो सबसे पहली चीज मैं साउंड के बारे में बता देता हूँ, राइट। ज्यादा देखना, साउंड के बारे में समझना ज्यादा। अगर मैं साउंड के बारे में बात करूं, साउंड, साउंड के बारे में बात करूं अगर, तो साउंड की पहली प्रॉपर्टी, साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। साउंड रिक्वायर्स, साउंड, साउंड requires medium, medium for propagation, for propagation, propagation, है ना, याद रखना। तो प्रोपगेशन के लिए इसे मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कौन से मीडियम में साउंड ट्रेवल ज्यादा करता है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर। तो ऑर्डर, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है कि साउंड जो है ना, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और इसमें गैस में सबसे कम, ठीक है ना। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम,
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और अब देखो ध्यान से, साउंड जो होता है ना, जब क्रिएट करते हैं तो ये डिस्टरबेंस होता है। साउंड में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, डिस्टरबेंस मूव करता है ना, ये एक डिस्टरबेंस है। बिना एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के साउंड क्रिएट नहीं होता है, ये क्या है, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस है ये, ठीक है, राइट, डिस्टरबेंस मूव्स। इसमें साउंड में डिस्टरबेंस मूव होते हैं, पार्टिकल नहीं मूव होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, ये मेरा एक ग्राफ है, देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे एक मैंने पार्टिकल ले लिया, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल है। तो अगर मैं इसको वाइब्रेट करूंगा तो इसके वाइब्रेशन जो है ना, ये इसके वाइब्रेशन प्रोपोगेट करेंगे, क्या ये मॉलिक्यूल्स जाएगा, क्या नहीं जाएगा, राइट, तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं जाएगा। तो ये वाइब्रेशन, इस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन है, ये प्रोपोगेट करता है, राइट, ये चीज याद रहेगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, सी, ठीक है। पार्टिकल मूव इन ट्रेवल इन मीडियम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कभी भी नहीं जाता है पार्टिकल, कभी एक दूसरे के एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, ठीक है। बोला है कि दे नो मॉइस्चर इन द एटमोस्फेयर, इससे इसको मतलब ही नहीं है। बोल रहा है कि पार्टिकल बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रेवल टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो डिस्टर्बेंस अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पार्टिकल भी मूव होगा साथ साथ, ऐसा नहीं होगा, राइट, तो ये हमारा सी आंसर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर चलिए आइए देखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो, पहले डिलीट कर लो, तो ये गया खत्म। सॉरी 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 सॉरी, ये गायब। आइए देखिए जरा, ये रहा आपका सवाल। ये बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जरा ध्यान से देखना आप लोग, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बॉडी है, बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बॉडी हैज फॉलिंग एट हाइट h। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है जो h हाइट से फॉल किया जा रहा है, h हाइट से फॉल किया जा रहा है। फिर बोल रहा है कि आफ्टर द फॉल इन हाइट h/2 इट विल पॉजेस, क्या होगा, है ना। बोल रहा है कि जब इसे मैं ऊपर से कितना गिराऊं, ऊपर से जब इसे मैं गिराऊं, यहाँ पे गिराता हूं तो कितना गिरा है, h/2, ठीक है ना। तो h/2 इधर हुआ तो h/2 नीचे भी होगा, राइट। यहाँ तक इस पॉइंट पे ला दिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, तो क्या चेंजेस आएंगे, तो ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इसके क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले चीज कि अगर मैं एच हाइट की इस पर पहली कंडीशन की बात करूं और फिर दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी इस केस में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल हाफ mv² कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो ये कितना हो जाए, हाफ m0, मतलब ये वैल्यू 0 आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, बताइए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी mg और h। mg इसके कारण नीचे की तरफ लगने वाला m इंटू जी, जो कि इसका वेट है, ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए mg। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 और ये कितना हो जाएगा, mgh, तो ये हमारा क्या हो गया, mgh हो गया, ठीक है।
तो ये टोटल एनर्जी हो गई हमारी। अब इसमें क्या फर्क पड़ रहा है जरा ध्यान से देखना। तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ हमें टोटल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो है। सेकेंड कंडीशन में आ जाए। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है, सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि अब आपके पास क्या है कि अब h/2 आए, ठीक है ना। तो इस केस में भी हमारा इनिशियली जीरो होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g h। तो यहाँ पे भी जीरो कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ। वी स्क्वायर बराबर यू की वैल्यू जीरो, इस केस में भी यू की वैल्यू जीरो कर दो तो ये यहाँ पे क्या आएगा 2g h। तो वी स्क्वायर, अब मेरे को हाइट कितनी लेनी है, h/2 तक आया है तो मैं हाइट कितना कर दूंगा h/2। ये यहाँ से कट गया तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई GH, राइट। अब मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली तो जीरो था वहां पे h/2 पे। अब यहाँ पे देखो जरा काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है ये देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। तो हाफ एम, वी की जगह पे कितना रख दूं मैं, वी स्क्वायर की जगह पे GH रख देता हूँ। तो हमने देखा कितना आ गया बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mgh। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आंसर राइट है। आधी हमारे पास क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और आधा क्या हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो आधी पोटेंशियल और आधा काइनेटिक पहले के सिचुएशन की तुलना में, ठीक है ना। हाफ ऑफ, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ओनली काइनेटिक एनर्जी नहीं, आधी मतलब आधा जो होगा इसके पास हाफ क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी होगा और इसके पास पोटेंशियल, देखो फर्स्ट कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक जीरो हो जाएगी वहां पे इनिशियली। यहाँ पर क्या है पहले, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh के बराबर, लगभग हाफ टाइम्स ऑफ कितना, आधा आधा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रफ कर देता हूँ इसको, चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूरी डिटेल में मैं समझाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाना और जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। एमसीक्यूज के माध्यम में, ये एक एमसीक्यूज ही नहीं, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को डील कर रहा हूँ, राइट। पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं देखो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी की बात आई है तो मैं थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला सीट आपको बना देता हूँ फटाफट से, ठीक है ना। आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना। देखो चलो, अब मैं यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वो सारी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो पहली, अब एनर्जी से रिलेटेड बात हुई है तो मैं एनर्जी को आप ओपन कर देता हूँ। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। ये क्या है, कार्य करने की क्षमता है, राइट। अच्छा, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट कुछ भी हो, कोई भी एनर्जी हो, इसकी यूनिट होती है जूल। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एनर्जी जूल है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी एक एक जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। सारे फैक्ट पॉइंट बताते जा रहा हूं मैं, है ना। एनर्जी के बारे में सारे फैक्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको, जब एनर्जी के ऐसा यूनिट मैंने बता दिया। अच्छा, एनर्जी दो प्रकार की, एक होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी जिसको पीई लिखता हूं मैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन
ठीक है। अब यहीं पे दूसरी की बात करूं, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन। अब दोनों के बारे में बात हो गई है तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, एम जी एच। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल एनर्जी, और जो किसके बराबर होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ये इतनी सारी बातें एनर्जी से रिलेटेड हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके बाद बातें करूं, ठीक है, देखो ये हो गया आपका, ये रहा आपका, इतना हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये था आपका आज का एनर्जी से रिलेटेड सारे टर्म्स। ठीक है, तो नोट कर लेना आप लोग साथ साथ, मैं रफ कर देता हूँ। ये जरा देखते हैं। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हमने पांचवा कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कहाँ गया। जब भाई क्लास 9 कहाँ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेज टू रेज एज द फूड ऑफ द लाइव स्टॉक, है ना? मतलब पशुओं के चारागाहों में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो इसके ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका, हमेशा याद रखना, डी। यानी हमारे लिए क्या है, बर्शिम ग्रास, जो सूडान ग्रास, बर्शिम और ओट्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला है कि विच ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल इज नेग्लिजिबल मास। आइए जरा बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। देखो, मैं बात कर लेता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करूंगा, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, पहला के कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, और थर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर मैं मास की बात करूं
तो यूनिट में 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन की मास हो जाती है 0.00, इलेक्ट्रॉन का मास लिख लेना 0.00055 यूनिट, ठीक है ना, यूनिट लगभग। अगर मैं एएमयू के अकॉर्डिंग बात करूं तो 0 एएमयू। अब व्हाट इज एएमयू? एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, राइट, एटॉमिक मास यूनिट। और यू अगर सिर्फ लिखा रहे तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन की मास अगर बात करूं तो 1.00728 इतना यूनिट, और एएमयू में एएमयू अप्रॉक्स, ठीक है। और ये कितना होता है? 1.00686 इतना यूनिट, यानी 1 एएमयू अप्रॉक्स। ये भी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, एग्जैक्टली इसका ऑर्डर याद करना है आपको, तो याद रखना एटॉमिक मास की अगर ऑर्डर की मैं बात करूं तो इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है नेग्लिजिबल कौन है, तो इलेक्ट्रॉन इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड। अब आ जाते हैं, अब साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। साउंड से रिलेटेड ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। देखो आइए जरा बात कर लेते हैं किससे रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड बात करते हैं। तो कहाँ गया, हाँ, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूव बैकवर्ड एंड क्रिएटिंग द रीजन ऑफ लो प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए जरा, जब प्रेशर के अकॉर्डिंग बात किया गया तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ साउंड की। साउंड का जो ये है, साउंड की प्रोपेगेटिंग मीडियम के अनुसार, साउंड मीडियम, जब साउंड मीडियम जो होता है, साउंड जो मीडियम है, इस मीडियम इसको दो प्रकार से बांटे गए, ठीक है ना। एक हाई प्रेशर रीजन, प्रेशर रीजन, है ना, रीजन, और एक लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन, राइट। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन की अगर मैं बात करूं, अगर प्रेशर हाई प्रेशर रीजन है तो आप उसे बोलते हैं कंप्रेशन। कौन क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। इसमें जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो कैसा काम करता है बताओ। वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है, यहाँ पे वाइब्रेटिंग कंप्रेशन जब होगा, ठीक है ना, तो ये फॉरवर्ड पार्टिकल किधर जाएंगे? फॉरवर्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। और जब अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर लो प्रेशर रीजन की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं रेयरर फ्रैक्शन। अब रेयरर फ्रैक्शन बोला तो रेयरर फ्रैक्शन में हमारा जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा वो बैकवर्ड वाइब्रेशन, राइट, बैकवर्ड वाइब्रेशन। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूव बैकवर्ड, और बोल रहा है रीजन कैसा? लो, तो इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन है। अब सर जरा इसमें कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। इनमें बोला यह रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन जो होता है ना, रिफ्रैक्शन आपको बता देता हूँ। रिफ्रैक्शन जो है, ये रिफ्रैक्शन जो है वो आपको किस में होता है? तो रिफ्रैक्शन का काम जो होता है ये आपको हो जाएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? ये लाइट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लाइट, ठीक है ना।
अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ, साउंड जो होता है ना, वो साउंड जो होता है, साउंड आपकी कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव। इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बात करेंगे आगे। ट्रांसवर्स वेव धीरे धीरे सारा कंप्लीट करा दूंगा मैं इसमें, जितना भी हमें कॉन्सेप्ट से आगे, कॉन्सेप्ट के आसपास की चीजें होंगी सब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, अगर मैं इसको बोल दिया जाए रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस पे होता है कि किसी चीज से टकरा के आती है, तो साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ये आगे पढ़ेंगे आप। साउंड मान लो ऐसे ही और ऐसे ही, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और ये होता है इंसिडेंट साउंड वेव। इंसिडेंट क्या होता है, जो किसी सोर्स से आ रही हो, जहां से साउंड क्रिएट हो रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट साउंड वेव, और टकराने के बाद जो आपके काम तक आती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको देखते हुए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ आपको एमसीक्यूज तक सीमित नहीं रखना है, राइट। मैं सोचता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाए। देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ जहां तक हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो क्या, लेकिन आपको पूरा चैप्टर कम से कम समझ में तो आएगा। अगर एक एक सैंपल पेपर आप ऐसे अगर कर लेते हो, या हर सैंपल पेपर को मैं अगर ऐसे डील करूँ, तो उतनी टाइम्स आपके क्या हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। रिवीजन करने का यही तरीका है। आइए जरा देखते हैं फिर से। 9 और 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पहले ऑप्शन पढ़ लो, बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ assertion और रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट एट करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ठीक है। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए अच्छे से। तो आइए जरा बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं मैं, हाँ। यहाँ देखो, अब बारी आ गई इसकी क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन इसका क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। पहला 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि असर्शन इन्होंने बोला कि एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन 3 while their ऑक्सीजन इज 2, ठीक है ना, सही है। बोल रहा है कि एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन 3, जबकि ऑक्सीजन के पास नहीं है। बोल रहा है कि ओजोन जो है, सबसे पहले ओजोन है क्या, राइट। ओजोन जो है ना, ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है O3। क्या होता है, O3, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है, ओजोन। ओजोन जो है ये हमें क्या बोलता है, अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट से बचाती है, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, लिख लेना यहाँ पे, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट रे, ठीक है। अब इसमें एक टर्म यूज किया गया है, एटॉमिसिटी, राइट। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी को ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स present in a molecules or compound, present in molecules and compound, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने बोला कि NaCl है मेरे पास, तो इसमें कितने एटम है, NaCl में तो 2 है, तो हमारे पास इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, एटॉमिसिटी होगी 2, ठीक है। उसी तरीके से ओजोन के पास 3 है, तो ओजोन कितने हैं, 3 है ना, O+O+O, ये तीनों मिलके ओजोन बने होंगे। तो एक 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 ये सब क्या हो गए, 3 एटॉमिसिटी होगी। तो बोला भी है इसने कि ओजोन के पास 3 होती है, ठीक है।
लेकिन ऑक्सीजन जो है ना मॉलिक्यूल्स है तो इसके पास 2 है, ये भी राइट है। मतलब मेरा जो एसर्शन है, एसर्शन की अगर मैं यहाँ पे करेक्ट है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल राइट है, यानी रीजन भी इसका करेक्ट है, क्योंकि एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, यानी कितने एटम मौजूद हैं वो होता है हमारा क्या, आपका एटॉमिसिटी। आगे बढ़े, 10 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन लोड ऑफ ब्रीड ऑफ कैटल, देखो यहाँ पे एक आपको क्या बोल रहे हैं, ये और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको स्किप करते हैं, इसको जब चैप्टर इसका पढ़ेंगे ना हम लोग, चैप्टर ये अभी आ भी नहीं रहा है और इस चैप्टर को स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे ना। देखो जरा इसको स्किप करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ जाता है एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको कैटल वाले चैप्टर है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि इस बार आपके इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस सैंपल पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे आपको, जिसको आप लोग स्किप करके चलेंगे, ठीक है ना। यानी अभी हम लोग जितना करेंगे वो सब किससे, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। और आपका पेपर आ गया है, डेट शीट भी आपकी आ गई होगी आज, ठीक है ना। डेट शीट शायद 21 से है, राइट, आप लोग का एग्जाम। तो आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़ना और जुड़े रहना। मैं डेली कोशिश करूंगा कि डेली या 1-2 दिन पे मैं आप लोगों को देता रहूं, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर क्वेश्चन पे, कहाँ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एटम इज 8, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दे रखी है 8, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो, प्रोटॉन की संख्या भी 8, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनना जरा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, देखो पहला कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर मान लो कोई एक्स मॉलिक्यूल्स है, तो नीचे हम लोग लिखते हैं जेड और ऊपर लिखते हैं ए। सर ये ए और एक्स क्या है, तो सबसे पहली चीज कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमारा एक्स क्या है, एक कोई एलिमेंट है, एलिमेंट, और जो ए है वो है मास नंबर, वो क्या है, मास नंबर, और जो जेड है आपका, जेड ये है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब आपको कुछ फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से आप लोग देखते जाना। फॉर्मूला ये है कि कभी भी याद रखना कि जेड जो होता है ना प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और जेड आपस में बराबर होते हैं। अगर प्रोटॉन बराबर है तो जेड भी वही होगा, मतलब एटॉमिक नंबर में से क्वेश्चन में क्या बोला है, एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे जेड जो है प्रोटॉन के बराबर होगा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारा 8। और 8 किसका होता है, उस एलिमेंट का नाम भी पूछा होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा चार्ज ऑफ एटम, इस पे चार्ज कितना होगा, राइट, चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया, के और एल, तो 2,6, यानी इस पे, इस मॉलिक्यूल्स पे माइनस का चार्ज, -2 चार्ज होगा, तो चार्ज कितना होगा -2, आउटर मोस्ट सेल। तो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए, यहाँ पे एक चीज याद रखना, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता देता हूं मैं आपको,
अब सुनो, यहाँ पे एक क्वेश्चन की और बातें कि ये आपको पता चल गया, जब भी आपको चार्ज निकालना हो, चार्ज, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सिर्फ स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। चलिए ये सारे फॉर्मूले के नाम लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। आइए, क्या सवाल है हमारे पास? हाँ, ठीक है। आइए फटाफट से लिखते हैं, जो हमें चाहिए उसके नेम लिखते हैं। पहला सवाल है Al2 SO4 थ्राइस। नेक्स्ट दूसरा सवाल है हमारे पास CaCl2, थर्ड है हमारे पास K2SO4, फोर्थ है हमारे पास KNO3। अच्छा, आप लोग क्रॉस मेथड पढ़े होंगे। क्रॉस मेथड जब पढ़ते हैं तो याद रखना, एल्यूमिनियम का हमने यहाँ इसके नाम लिखने हैं, राइट। हमें पूछा है केमिकल नेम, पूछा नेम क्या है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले देखो, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इन सबके नाम लिखता हूं मैं। तो आप जानते भी होंगे, एल्यूमिनियम है तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव का नाम लिख रहा हूँ, देखो जिसमें मैंने डैश रखा है, ठीक है। इसका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम। इसका लिखूंगा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। और इसका भी होगा पोटेशियम, क्योंकि के है तो के से पोटेशियम। सिंबल याद होना बहुत जरूरी है, नहीं याद होगा तो आप लोग याद जरूर कर लेना। अब मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, SO4 है, दिस इज सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इसका क्या हो जाए, Cl है, Cl याद रखना, Cl अगर सिर्फ होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हम लोग सिर्फ क्लोरीन लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते ही लास्ट में क्या जुड़ जाता है, IDE, मतलब क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सल्फेट, SO4, दैट मीन सल्फेट, सल्फेट। इसका नाम है नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हुआ क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों क्लियर हो गए, और वाले भी और ऊपर, ये 11 का और वाला क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब सुनो, इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं आपको अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड। एक्स्ट्रा पॉइंट ये कि पॉलीएटॉमिक आयंस आपसे याद होने बहुत जरूरी है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस फटाफट से मैं लिख देता हूँ जो काम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पे पहला नेम लिखता हूँ मैं, SO4, है ना, SO4-2, SO3-2, CO3-2,
NO3 -1, NH4 +1, ठीक है, PO4 -3, ठीक है। इन सबके नाम लिखने जा रहा हूं मैं। नाम, पहले का नेम है, याद रखना, सल्फेट, सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फाइट, सल्फाइट, ठीक है। कार्बोनेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है ना। ये हो गए, ये पॉलीएटॉमिक आंस इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे लिख देता हूं मैं, O-2 ऑक्साइड ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, C-1 क्लोराइड, ठीक है। और S-2 सल्फाइड, सल्फाइड, ये सारे आपको याद होने चाहिए, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आप आगे बढ़ते हैं, देखो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन से रिलेटेड लग रहा है मुझे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रॉकेट स्पीड, अच्छा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, बोल रहा है कि एक रॉकेट है, ठीक है ना, रॉकेट, और इस रॉकेट की जो वेलोसिटी थी वो कितनी है, मूविंग कर रहा है v वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी v दे रखी है इनिशियली। फिर बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट सडनली इंक्रीज, ठीक है ना। अभी अभी मेरे पास एक रॉकेट है ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रॉकेट है और इस रॉकेट की स्पीड थी v अभी फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि यही रॉकेट, अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, बोल रहा है कि ट्रिपल हो जा रही है, मतलब पहले जो v थी अब वो 3v हो गई। सेकंड कंडीशन ये दे रखा है, सॉल्व करेंगे कैसे। आपसे बोला है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मान लो इसका काइनेटिक एनर्जी K1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी K2। काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ हाफ m v1 का स्क्वायर, और आपको पता है कि हाफ m v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, v स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हो गई K1, ध्यान से देखना इसको, इक्वेशन नंबर 1। इसको बताओ K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m v1 यानी v2 का स्क्वायर, v2 कितना दे रखा है 3v का, 3v का स्क्वायर, मास तो सेम ही है ना, मास तो नहीं बदल रहा है, 3v, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 9mv स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे जरा देखना कि यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैं K1 लिख देता हूँ, तो हाफ ये रहा और एम वी स्क्वायर ये रहा, तो K2 बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 9K1। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो K1 बाई K2, K1 बाई K2, K1 बाई K2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1/9। दिस इज योर आंसर, यहाँ पे नोट कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमें रेशियो पूछा था ना, तो K1 बाई K2 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जरा देखना, K1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 और K2 की वैल्यू हो जाएगी 9। 9 को इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब देखना क्वेश्चन में, अब आते हैं इसको, अब देखो नेक्स्ट देखना आप, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, ये भी हमारा सॉल्व हो गया 9 12 नंबर। अब है 13 नंबर, बोल रहा है कि व्हाट इज द रिवर्बरेशन, ठीक है ना। आपको 13 नंबर ये कह रहा है कि व्हाट इज रिवर्बरेशन, तो देखें ध्यान से सुनना, रिवर्बरेशन, अच्छा आप लोग देखे हो किसी सिनेमा हॉल में रिपीट साउंड आती है, किसी हॉल में, है ना, रिपीट साउंड आती है, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है ना।
तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इसका डिफाइन करने को पूछा गया है, राइट। और कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वो पूछा है, तो लिखेंगे द रिपीटेड रिफ्लेक्शन, द रिपीटेड reflection of sound, reflection of sound in wall of hall, किसी भी हॉल में रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है, and persist of, and that result in this persistent okay, of sound is called reverberation. ठीक है ना, तो उसे रिवर्बरेशन करते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन बोला कि हाउ टू रिड्यूस, तो रिड्यूस कैसे करेंगे, रिवर्बरेशन, कैसे रिवर्बरेशन को रिड्यूस करेंगे, तो हम यूजिंग साउंड एब्जॉर्बेंट like cardboard, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं बताओ, रफ सरफेस, ठीक है ना, इससे सरफेस को रफ करके ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है ना। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। अब आपके 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो एक सैंपल पेपर को मैं दो पार्ट में डिस्कस करूंगा, तो 14 से लेकर के 19 तक आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, तो 14 से 20 तक, यानी 6 क्वेश्चन और लेफ्ट रह जाते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कहाँ से कहाँ तक होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 to 26 क्वेश्चन है, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, यानी कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप जरूर शेयर करें, और आपको जो टॉपिक आपको पर्टिकुलरली अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट कर देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।